भारत में शब्दों के हम सब खड़े हुए हैं, एक विचारधारा आज सामने आ रही है इन्हीं जहरवादियों लोगों के कारण। वहाँ पे हम जब हमारे जवान शहीद किए जाते हैं, वहाँ उत्सव मनाया जाता है। हम किस प्रकार के भारत में किस प्रकार के संस्थान को हम आज जिंदा रख रहे हैं? क्या ये गलत है? नहीं है? क्या इसका हमें खंडन नहीं करना चाहिए? क्या इसका विरोध नहीं होना चाहिए? मैं बार बार ये सब दृश्य देख देख के आहत होती हूँ। एक नागरिक होने के नाते, एक भारत की जनता होने के नाते, हम सब ऐसे संस्थान में जो इस तरह का विमर्श खड़ा किया जाता है, इस तरह का नैरेटिव सेट किया जाता है, उसको आज बदलने की आवश्यकता है। हम ही आप में से हम सब अगर जागरूक होंगे तो ऐसी चीजें आज जरूर बदलाव की दिशा में जाएंगी। भारत माता की जय। कई सारी बातें हैं, कई सारे लोग हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। हमने महिला का विचार सुना, इसके बाद हम पुरुष का विचार समझेंगे। सर, कोशिश करेंगे समझने की कि दो शब्दों का जिक्र किया गया, एक माओवादी, एक नक्सलवादी। आप अपने शब्दों में समझा सकते हैं कि देश के लोगों को जो भारत 24 देख रहे हैं या नए मुद्दे कुछ भी देख रहे हैं, इन दो शब्दों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए इस मूवी को देखने के बाद एक बहुत बड़ा कष्ट भी अंदर आया और एक थोड़ी खुशी भी आई। कष्ट इस बात का है कि इतने साल से इस देश में ये सब कुछ हो रहा था, पूरा एक सिस्टम लगा हुआ था, एक पूरा नेक्सस बना हुआ था। मतलब पत्रकार से लेके जुडिशरी और कॉलेज में बैठे हुए बच्चे, उनको किस तरीके से माइंड वॉश किया गया, ये पूरा सिस्टम इतने साल से काम कर रहा था। हमारे बच्चे वहाँ शहीद हो रहे थे। मतलब देख के अंदर से एक कोफ्त हो रहा था कि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा है। हमारा सिस्टम हमारे ही सैनिकों के खिलाफ, हमारी आईपीएस अधिकारी मांग रही है, वहाँ पे डिमांड कर रही है कि हमें बैकअप दीजिए, और वो बैकअप नहीं दिया जा रहा है। और ये सोचने की बात है, इसके बाद भी उसके ऊपर जुडिशरी इंक्वायरी करा दी जाती है। इतना सब कुछ हो रहा था और हम लोग कुछ नहीं कर पाए। तो ये इस बात का बड़ा कष्ट रहा। और खुशी इस बात की है कि आज हम सब ये सारी चीजें देख पा रहे हैं। भारतीय जो ये जिसे हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं, इस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का नया उद्धार हुआ है, नया अवतार आया है कि जो हमारी संस्कृति के खिलाफ, हमारे देश, हमारे राष्ट्र के खिलाफ लोग काम कर रहे थे, उनको आज एक्सपोज किया जा रहा है। और हम लोग जान पा रहे हैं देश की आम जनता, कश्मीर में हो रही घटनाएं, देश की आम जनता जो आज यहाँ बस्तर में हो रही घटनाओं को जान पा रही है। तो मैं दो शब्दों में अगर केवल इस बात को कहूं कि क्या है माओवाद, तो वह है इस राष्ट्र के खिलाफ काम करने वाली ताकतें। और नक्सलवाद, जिसका नक्सल को एक केवल हथियार बनाया गया, पहले गरीबों को दिखा के कि हम आदिवासियों के हित में काम करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, और बाद में जो वहाँ पे उनके ऊपर अत्याचार हुए, उससे कहीं बड़ी अत्याचारी वहाँ पे सरकारें उन्होंने बनाई। और बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस फिल्म को बनाने वाले इस पूरी टीम को कि उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ पूरे जनता के सामने रखी और झकझोर के रख दिया है। मैं बहुत बड़ी बात है जो कि इन्होंने की है। धन्यवाद। यानी कि अभी हम बात करेंगे आपसे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो लोगों के विचार हैं या विमर्श हैं, वो कहीं ना कहीं ताल्लुकात राष्ट्रहित में खाते हैं। तो सर से हम जानेंगे कि क्या हम ये बात कह सकता हूँ, क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि दिल्ली के सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुक्मरान अपने नज़रिए से भारत के किसी कोने को पिछड़ा हुआ देखते हैं, या यूं कहें कि जो हाईटेक सिटी हैं, शहर हैं, जैसे दिल्ली और मुंबई, इनको ही डेवलप करते हैं और नक्सलवाद की आड़ में पिछड़े इलाकों को पीछे छोड़ते हैं? क्या नज़रिया आपका? सर, मेन बात यह है कि सारा का सारा खजाना वहाँ का लूटना, जितने खनिज हैं उसमें उसको लूट के खा जाना, ये सबसे बड़ी बात है। और जेएनयू जैसे संस्थान को, एएमयू जैसे संस्थान को सबसे पहले उसको बंद करना चाहिए। किसी को फांसी होती है तो जेएनयू के स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं, जो 10-10 साल 20-20 साल से वहीं पर स्टूडेंट बन के रह रहे हैं कि पीएचडी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, और अभी तक वो कुछ नहीं कर पा रहे। माओवाद, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जितने भी ऐसे लोग हैं उनको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। कौन से ऐसे लोग हैं जो यूनिवर्सिटी को और प्रोत्साहन देते हैं? आप सब जानते हैं, जितने भी प्रोडक्ट निकले हैं, अरुंधति राय हो गई, जितना ये ग्लैबर बना के गरीबों को पुस्तकों के बजाय, ये वामपंथ जो विशाला वामपंथ है, ये गरीबों को पुस्तकें और शिक्षा देने की बजाय उनको बंदूकें थमाता है। भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए इनकी सोची समझी चाल होती है। और इसी कारण ये वहाँ चाहे बस्तर हो, चाहे दंतेवाड़ा हो, चाहे गढ़चिरौली हो महाराष्ट्र का, या आपका एमपी का एरिया हो, उड़ीसा हो, यहाँ ये माओवाद केवल आदिवासियों का शोषण करने के लिए, वहाँ की संपदा को लूटने के लिए, उनको पिछड़ा रखने के लिए, वहाँ सड़कें ना बन सकें, वहाँ हॉस्पिटल ना बन सकें, वहाँ स्कूल ना बन सकें, इसके लिए वो सुनियोजित तरीके से वकीलों को, न्यायाधीशों को, नेताओं को
फंडिंग देते हुए अपने फेवर में करके वहाँ पर अराजकता फैलाते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं। ये विशैला वामपंथ धीरे धीरे जिसके शरीर में जाता है वही तरीके जॉम्बी बन जाता है, पिशाच बना देते हैं उसको। और वो आदमी को इतनी निस्संतापूर्वक, इतनी निर्दयपूर्वक काटते हैं कि मनुष्य को मनुष्य समझते ही नहीं है। इसीलिए इस वामपंथ की कमर तोड़ने के लिए हमको वैचारिक रूप से, हमको आधुनिक तरीके से, वैचारिक रूप से इनको हराना बहुत जरूरी है। मतलब कह सकते हैं कि ये एक मीठा पॉइजन है जिसको कहीं ना कहीं पर सेंध करता हुआ भारत की नसों में दिखाई दे रहा है। जहर क्या फैला कहना रहा चाह है। रहे थे आप? बिल्कुल ये देखा जा सकता है कि युवा भी इस बात को तथ्यपरक विश्लेषण करें तो ये पाएंगे कि ये नक्सलवाद भारत के खिलाफ आज़ादी के बाद से लड़ा जा रहा एक बड़े सिस्टम से चलने वाला युद्ध है। भारत इतना शक्तिशाली राष्ट्र रहा है कि इसको सैन्य शक्तियों से नहीं हराया जा सकता, तो वॉर ऑफ नैरेटिव्स चलाई जा रही। वामपंथ नक्सलवाद ने देश के युवाओं को भटकाया, उनकी युवा शक्ति को अपने पक्ष में करने के लिए इस तरह से अभियान चलाए। आप देखिए कि भारत के, जैसे कि फिल्म में भी दिखाया गया कि भारत के उसी क्षेत्र में, उसी पट्टी में ये वामपंथ का रेड कारपेट और रेड लाइन बनाई गई, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र और इन क्षेत्रों में इतना ज़्यादा नक्सलवाद नहीं है, क्योंकि इन क्षेत्रों में बहुत बड़ी खनिज संपदा है, जिस खनिज संपदा के ऊपर विश्व की नज़र टिकी रही। चीन के माध्यम से माओवाद, जिसने चीन की हमेशा से मानसिक पिता रहा उनका, उस माओ को इन माओवादियों ने भारत में रंग करके भारत के साथ मिल गए और ये इतना बड़ा नैरेटिव सेट कर दिया कि आज भी कई सिस्टम मिल करके एक साथ काम कर रहे हैं। एक तरफ पत्रकार, एक तरफ बॉलीवुड, एक तरफ संस्कार, और सारा सिस्टम मिल करके भारत के खिलाफ एक अभियान छेड़ रहा था। जब भारत, फिल्म, मैं कहना चाहूंगा, ये फिल्म हर भारतीय को देखनी जरूरी है, क्योंकि अब बॉलीवुड का मतलब, फिल्मों का मतलब एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट नहीं रहेगा। बॉलीवुड की अगर हम बात करते हैं तो उसका नाम तो पहले से ही माया नगरी रखा गया है। तो माया नगरी में उलझाने और सुलझाने की बात की जाती है, लेकिन इसके साथ साथ जब भारत में बजट आता है तो बजट में ये दिखाया जाता है कि चीन के बाद भारत सबसे ज़्यादा, शिक्षा के बाद की हम बात करें या सेना की बात करें, तो सेना में सबसे ज़्यादा बजट रखा जाता है लगभग में। तो क्या वो बजट नक्सलवाद को खत्म करने या सेना को बढ़ाने को लेकर कहाँ कम पड़ जाता है, या नहीं किया जाता है, या दूसरे एजेंडों में खर्च किया जाता है? आपकी नज़र में क्या? बहुत बढ़िया बात आपने कही। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि बजट किसी आतंकवादी गतिविधि से लड़ने से ज़्यादा ज़रूरी होती है इच्छा शक्ति। जब सरकार, सिस्टम और युवाओं को और जनता के प्रति, जनता में एक जागरूकता आ जाती है। आज ये फिल्म जागरूकता का काम करेगी कि जनता का पूरा सपोर्ट होगा नक्सलवाद और माओवाद को उखाड़ फेंकने का। ये फिल्म माओवाद और नक्सलवाद के अंत की शुरुआत करेगी। विपुल शाह जी के लिए, अदा शर्मा जी के लिए और सुदीप्तो सेन जी के लिए इस देश का एक एक नागरिक धन्यवाद प्रेषित करता है। सवाल पे एक पॉइंट जोड़ना चाहूँगा। आपको याद होगा कि जब कांग्रेस के समय यूपीए गवर्नमेंट के जो रक्षा मंत्री थे, उनसे पूछा गया कि ये राफेल चर्चा चल रही है, पिछले इतने साल से चर्चा चल रही है, और ये राफेल आ क्यों नहीं रहा है देश में? तो उस समय उनका जो स्टेटमेंट था और उसके बाद मनमोहन सिंह का जो स्टेटमेंट था, दोनों को याद करने की जरूरत है। ए.के. एंटोनी ने उस समय ये कहा था कि हमारे पास फंड्स नहीं है, और मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं। आज सोचने की बात है कि वर्तमान सरकार राफेल भी ले आई, S-400 भी ले आई, चिनूक भी ले आई, न जाने क्या क्या लेके चली आई। तो ये सब जो अभी भाई साहब ने कहा कि सबसे बड़ी चीज होती है इच्छा शक्ति। देश की जनता तो न जाने कितना पैसा सरकार को टैक्स के रूप में दे रही है। ये तो सरकार को तय करना होता है कि ये पैसा लगाएंगे कहां पे। ये देश की सुरक्षा में खर्च होगा या कोयला घोटाले में और दूसरे घोटालों में ये पैसा जाएगा। तो ये सोचने की बात है, कोई इटली में अपनी संपत्तियां बना रहा है और कोई इस देश की संस्कृति को वापस आज बनाने के लिए, वापस स्थापित करने के लिए काम कर रहा है। और इसीलिए मोदी जी को ये जनता बार बार चुन रही है, क्योंकि उन्होंने इस देश की जो वास्तविकता है, जो जरूरत है, उसके लिए काम करना आरंभ किया है। इसलिए अब जो है सेना कहीं ज्यादा मजबूत है और आगे भी हमें उम्मीद है कि, और इसी तरीके से बॉलीवुड आज मजबूत हो रहा है कि बॉलीवुड अपनी बात, वो बॉलीवुड अब खत्म हो गया। वो जो था केवल इश्क, लड़ाना, मोहब्बत और लड़का लड़की का प्यार, 70 साल वो केवल लड़का लड़की की मोहब्बत और इश्क दिखाते रहे। अब ये स्थिति हुई है कि अब हिंदी फिल्म जगत भारतवर्ष की जो वास्तविक संस्कृति और भारतवर्ष की जो वास्तविक आवश्यकता है उसको स्क्रीन पे दिखा रही है, और देश की जनता उससे जागरूक हो रही है और अपने आप को और ज्यादा अपडेटेड महसूस कर रही है। कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी के बाद में बस्तर की भी बात हुई और बस्तर मूवी भी रिलीज होने जा ही रही है, या यूं कहे कि जारी हो चुकी है। लेकिन उसके साथ साथ युवाओं में जो जोश और जुनून और उत्साह सेना में जाने के लिए होता है, सेना के साथ साथ पुलिस में जाने के लिए होता है, शिक्षा में जाने के लिए होता है, लेकिन आज जब मूवी देखने आए हैं तो उनसे ये समझेंगे कि क्या जुनून मूवी देखने के बाद आया या पहले से था।
क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मयंक पासवान है। क्या मूवी देखने के बाद में क्या इच्छा शक्ति आपकी जागृत हुई? क्या आप अपडेट लेके यहाँ से जाएँगे? पहली बात तो जब मैंने मूवी देखी तो उसमें कई सालों से नरसंहार जो सैनिकों का और वहाँ के लोगों को चल रहा था एक बस्तर ज़िले में छत्तीसगढ़ के जैसा मूवी में दिखाया गया। तो ये एक ना एक संदेश ये देता है कि पिछली सरकारें क्या कर रही थी। क्या पिछली सरकारें सो रही थी या इनके साथ मिल के वहाँ के जो खनिज हैं या उस पे नज़र रखी हुई थी। और साथ ही मैं बॉलीवुड का सबसे बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी मूवी जो ला रहे हैं युवाओं के बीच, युवाओं को जागरूक करना चाहिए। जो देश की सेना बॉर्डरों पे और इन नक्सलवादियों से तो लड़ ही रही है, लेकिन कहीं न कहीं हम युवाओं को उनसे लड़ना पड़ेगा जो देश के अंदर से देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रवाद युवाओं के बीच लाना पड़ेगा और ये मूवी उसी बीच में काम कर रही है। और साथ ही मैं कानपुर का हूँ तो कानपुर के लोग इस नक्सलवाद का दर्द सबसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि जो कानपुर औद्योगिक नगरी थी ईस्ट की सबसे बड़ी, तो इसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने का काम नक्सलवाद ने ही किया है। कोशिश की समझने की, जानने की। कुछ मित्र हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ युवा हैं, कुछ युवतियां हैं, उनसे ये समझेंगे। क्या नाम है आपका? नव्या निराली। नव्या जी, सबसे अच्छी बात यह कि आपने पूरी मूवी देखी तकरीबन 2 से ढाई घंटे की। उसमें एक रोल आया जिसने सीआरपीएफ में मेन पद पर काम कर रही थी, सिपाही। तो क्या हम कह सकते हैं कि मूवी देखने के बाद में आपकी इच्छा शक्ति में क्या बदलाव आया, या मूवी के अंदर देखने के बाद में क्या दृश्य दिखाई दिए? जी मैं ऐसा करना चाहती हूँ कि जैसे उन्होंने शिक्षा को प्रमोट किया, तो अभी की जो शिक्षा है वो इतनी गंदी प्रकार से दी जा रही है और ऐसी जगह मतलब किया जा रहा है। तो हम ऐसे इंग्लिश को इतना प्रमोट करते हैं, तो इंग्लिश इज़ द पुअरेस्ट लैंग्वेज। तो हमें हमारे गुरुकुल शिक्षा को प्रमोट करना चाहिए कि जैसे गुरुकुल में हम सब गुरुकुल में अगर पढ़ेंगे तो फिर हमारे सब हर घर राम होंगे। इसी बड़े प्रकार दिन बाद हमें बात करने के बाद, तकरीबन सालों बाद ऐसा कोई मिला जो कह रहा है कि इंग्लिश को प्रमोट नहीं करना चाहिए और गुरुकुल को प्रमोट करना चाहिए। अच्छा लगा। लेकिन यहीं से सवाल जन्म लेता है कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वहाँ अपग्रेडिंग का बात की जाती है, यानी कि अगर हम साइंटिफिक बात करें तो साइंस ही अपने आप को भगवान मानने लगा है, भगवान को पीछे कर दिया है। आप कह रही हैं कि गुरुकुल में जाएं, गुरुकुल की पद्धति जो है वो पुरानी पद्धति मानती है साइंस। अब क्या करेंगी? जी, साइंस भी संस्कृत से ही जन्म ली हुई है। तो अगर किसी को मतलब साइंस पढ़नी है तो वो संस्कृत के थ्रू भी पढ़ सकता है। लेकिन उसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि संस्कृत के शब्द हुए या इंग्लिश के शब्द हुए। अच्छा, बात ये है कि आप जैसे लोग जब सामने निकल करके आते हैं और ये कहते हैं कि गुरुकुल की पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए, इंग्लिश को इतना नहीं देना चाहिए, हालांकि ज़रूरत पड़ती है, इंग्लिश की भी ज़रूरत पड़ती है, हिंदी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो सवाल ये उठता है कि भारत आगे आपकी नज़र में, क्योंकि आप एक ऐसी युवा हैं कि जो आप आने वाले समय में भारत को आगे बढ़ाएंगे, अंग्रेजी के माध्यम से बढ़ सकता है या हिंदी के माध्यम से, या बॉलीवुड जो अब मूवी बनाना शुरू किया है इन माध्यम से, या जो पहले मूवी बनाता था इश्क लड़ाने वाली लड़का लड़की का प्यार, उस चीज़ों से? जी, इन सब के मिश्रण से बढ़ सकती है, लेकिन मैं ये बॉलीवुड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करूँगी। पर जो इस टाइप की मूवीज़ आगे निकल कर आ रही हैं उनको मेरा फुल सपोर्ट है। मैं पूरा उन सब का समर्थन करना चाहूँगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इन सारी चीज़ों के बीच, पहलुओं के बीच में ये बातें निकल करके आई। हम विपुल शाह की भी बात करेंगे क्योंकि उनकी चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी है। विपुल अमृतलाल शाह की अगर हम बात करें तो सबसे लो बजट में बनने वाली फिल्म लोगों के दिल में शीशे की तरह उतर जाती है। चाहे वो कश्मीर फाइल्स की बात करें या द केरला स्टोरी की बात करें, या अब जो आप मूवी देख रहे हैं या देखने वाले हैं बस्तर की। इन सारी चीज़ों के बीच में बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आई। आपने अगर मूवी नहीं देखी है तो मूवी जाकर देखें और समझें कि भारत का इतिहास क्या था, वर्तमान क्या है और आने वाले समय में भविष्य क्या होगा। नमस्कार।